दोस्तों, इस वीडियो में बात होने जा रही है अमेरिका के अपने वक्त में शोहरत पाने वाले उस मशहूर प्रेसिडेंट की जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, क्योंकि 22 नवंबर सन 1963 को मशहूर तरीन अमरीकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी टेक्सास के शहर डैलस में एक सियासी तकरीर करने के लिए निकले। वो थे तो उस वक्त अपनी लेमोजियन कार में, और कार के इर्द गिर्द सिक्योरिटी गार्ड्स की भी एक लंबी कतार मौजूद थी, मगर इसके बावजूद भी उन्हें निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। यहाँ ज़्यादा हैरत की बात तो ये है कि कत्ल करने वाला शख्स आज तक कानून के शिकंजे में नहीं आ सका। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के साथ क्या हुआ था। उन्हें ऐसे कौन से रास्ते से गुजारा जा रहा था कि वो गोली लगने से मौका पर ही जाँ बाक हो गए। जॉन एफ कैनेडी को गोली लगने पर किस शख्स को गिरफ्तार किया गया, और क्या उस जुर्म में पुलिस और इंटेलिजेंस कंपनीज भी मुलविस थीं। ये सब कुछ आप जानने वाले हैं आज की इस 5 मिनट साइंस की वीडियो में। दोस्तों, आज से ठीक 60 साल पहले 22 नवंबर 1963 को उस वक्त के एक मशहूर तरीन अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को उनकी गाड़ी में ही गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। जॉन एफ कैनेडी की मौत से जहां एक तरफ पूरा अमेरिका शोक की शक्ल अख्तियार कर चुका था, वहीं दूसरी तरफ उनकी मौत को लेकर तमाम खुफिया अदारों के दिमाग में कई सारे सवालात गर्दिश करने लगे थे। आपको बताते चले कि 22 नवंबर सन 1963 को अमेरिकन प्रेसिडेंट को अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर डैलस में एक सियासी तकरीर करना थी। उनकी तकरीर के लिए 2 जगह सेलेक्ट की गई थी। एक जगह थी ट्रेड मार्ट और दूसरी जगह थी विमेंस बिल्डिंग। व्हाइट हाउस चाहता था कि प्रेसिडेंट की स्पीच के लिए विमेंस बिल्डिंग की जगह सेलेक्ट की जाए, मगर टेक्सास के गवर्नर, जिनका नाम जॉन कॉनली था, उनकी ख्वाहिश थी कि प्रेसिडेंट को ट्रेड मार्ट पर जाना चाहिए। दरअसल ट्रेड मार्ट की जगह विमेंस बिल्डिंग से कुछ ज्यादा शानदार थी, इसलिए जॉन कॉनली चाहता था कि इस जगह का इंतखाब किया जाए। लिहाजा 14 नवंबर को जॉन एफ कैनेडी की स्पीच के लिए ट्रेड मार्ट की जगह कंफर्म कर दी गई। अब प्रेसिडेंट के जहाज को लव फील्ड एयरपोर्ट पर लैंड करके ट्रेड मार्ट तक का सफर गाड़ी पर तय करना था, इसीलिए अब तय ये करना था कि उन्हें किस रास्ते से यहाँ तक बाहिफाजत पहुँचाया जाए। ये बात आप सब बखूबी जानते होंगे कि किसी भी मुल्क के प्रेसिडेंट को सिर्फ उसी रास्ते से गुजारा जाता है जहां रुकावटें कम से कम और रास्ता मुख्तसर हो, और एक ऐसा रास्ता था भी जहां से कम वक्त में ट्रेड मार्ट तक पहुंचाया जा सकता था। मगर याद रहे कि वो रास्ता सेलेक्ट नहीं किया गया, बल्कि शहर के अंदर से स्कूल बुक डिपॉजिटरी नामी बिल्डिंग के नज़दीक से एक रास्ता सेलेक्ट किया गया। आपको जानकर हैरत होगी कि यही वो बिल्डिंग थी जहाँ से शूटर ने प्रेसिडेंट पर गोली चलाई और उन्हें मौका पर ही मौत की नींद सुला दिया। यहाँ आपको एक और बात वादा करते चलें कि ये रास्ता जॉन एफ कैनेडी की अपनी फरमाइश पर सिलेक्ट किया गया था, क्योंकि वो लोगों के बीचों बीच से गुजरकर ट्रेड मार्ट तक जाना चाहते थे। प्रेसिडेंट की स्पीच, जगह और उनके गुजरने का रास्ता सिर्फ 3 दिन पहले ही पब्लिक किया गया था। मतलब ये हुआ कि पहले इस बारे में तमाम मालूमात सबसे खुफिया रखी गई थी, मगर प्रेसिडेंट पर हमला होने से पहले स्कूल बुक डिपॉजिटरी में एक ऐसा वाक़या पेश आया था जिससे कहा जा सकता है कि जॉन एफ कैनेडी के ट्रेड मार्ट आने की मालूमात पहले से किसी के पास मौजूद थी। दरअसल प्रेसिडेंट पर हमला होने से पहले स्कूल बुक डिपॉजिटरी में अचानक से स्टाफ कम पड़ गया। सितंबर के महीने में एक जॉब एजेंसी की तरफ से वेस्ले फ्रेजियर नामी शख्स को इसी बिल्डिंग में नौकरी के लिए कॉल आई। अगले ही दिन वेस्ले इंटरव्यू के लिए गया और उसे हायर कर लिया गया। वेस्ले फ्रेजियर इस बिल्डिंग से थोड़ा दूर ही इरविंग नामी एक टाउन में रहता था। ठीक 1 महीना गुजरने के बाद अक्टूबर में वेस्ले के पड़ोसी ने भी स्कूल बुक डिपॉजिटरी में इंटरव्यू दिया और उससे भी फौरन नौकरी पर रख लिया गया। वेस्ले के पड़ोसी का नाम ली ऑसवेल्ड था। आप जानकर चौंक तो जाएंगे कि वो ली ऑसवेल्ड ही था जिससे प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। दरअसल ली ऑसवेल्ड के पास रोजाना इरविंग से स्कूल बुक डिपॉजिटरी आने जाने के लिए कन्वीनियंस का कोई इंतजाम नहीं था, इसलिए उसने डैलस में ही एक कमरा रेंट पर ले लिया। वो वीकेंड पर वेस्ली के साथ अपने घर इरविंग चला जाता और वीकेंड खत्म होने पर रेंट पर लिए गए कमरे में वापस आ जाता। ये सिलसिला 1 महीने तक इसी तरह चलता रहा, मगर प्रेसिडेंट की ट्रेड मार्ट स्पीच से सिर्फ 1 दिन पहले ली ऑसवेल्ड ने फैसला किया कि वो इस बार वीकेंड डैलस में ही गुजारेगा। कहा जाता है कि 22 नवंबर सन 1963 को ली ऑसवेल्ड जब ऑफिस के लिए अपने घर से निकला तो उसके हाथ में एक लंबा बैग था। जब वेस्ले ने इससे इस बैग के बारे में पूछा तो वो कहने लगा कि इसमें खिड़की का पर्दा लगाने वाले रॉड्स हैं। प्रेसिडेंट की ट्रेड मार्ट आने में सिर्फ आधा घंटा बचा था और इसी दौरान ली ऑसवेल्ड अपने कुछ कोलीग्स के साथ स्कूल बुक डिपॉजिटरी की 6ठी मंजिल पर मौजूद था। ये वक्त था तकरीबन 12 बजे का, जब सब खाना खाने के लिए पहले फ्लोर पर चले गए
मगर ली ऑसवाल्ड अभी भी छठे फ्लोर पर अकेला ही मौजूद था। प्रेसिडेंट के ट्रेड मार्ट आने का वक्त काफी करीब पहुंच चुका था। रास्ते में इनके इस्तकबाल के लिए लाखों लोगों का हजूम भी जमा हो चुका था, जबकि आसपास मौजूद तमाम बिल्डिंग्स में मौजूद लोग भी अपनी खिड़कियों से प्रेसिडेंट को देखने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। ठीक 12:30 पर प्रेसिडेंट की लेमोजीन गुजरती है। गाड़ी की पिछली राइट सीट पर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, लेफ्ट सीट पर उनकी वाइफ जैकलीन कैनेडी बैठी थी, जबकि गाड़ी की अगली राइट सीट पर टेक्सास के गवर्नर और लेफ्ट सीट पर उनकी बीवी मौजूद थी। जैसे ही प्रेसिडेंट की लेमोजीन ने स्कूल बुक डिपॉजिटरी से टर्न लिया तो एक जोरदार फायर की आवाज सुनाई दी। कुछ लोग दूर भागने लगे तो कुछ लोगों ने प्रेसिडेंट की लेमोजीन को घेर लिया, मगर अब तक 2 फायर हो चुके थे। एक गोली प्रेसिडेंट के सर पर लगी और एक उनकी गर्दन पर, जबकि आगे बैठे टेक्सास के गवर्नर भी एक गोली का निशाना बन चुके थे। ड्राइवर ने गाड़ी अस्पताल की जानिब दौड़ाई, मगर अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी रास्ते में ही दम तोड़ चुके थे। एक पुलिस ऑफिसर का कहना था कि जब पहला फायर हुआ तो मेरी नजर स्कूल बुक डिपॉजिटरी की छठे फ्लोर पर फायर करते एक शख्स पर पड़ी थी। वो फौरन अपनी साथियों के साथ छठे फ्लोर पर पहुंचा, मगर वहां किसी का नामो निशान तक न था। उस वक्त स्कूल बुक डिपॉजिटरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया और अंदर जो लोग मौजूद थे उन्हें बाहर जाने से भी रोक दिया गया। बिल्डिंग में बाकी तमाम लोग तो मौजूद थे, लेकिन ली ऑसवाल्ड किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस को उसी पर शक था, इसलिए पूरे शहर की पुलिस और इंटेलिजेंस कंपनीज को ली ऑसवाल्ड के शहर से बाहर भागने पर अलर्ट कर दिया था। उस वक्त एक पुलिस ऑफिसर ने ली ऑसवाल्ड को देख लिया था। इससे पहले कि ऑफिसर उसे पकड़ता, ली ऑसवाल्ड ने 4 फायर करके ऑफिसर को जगह पे ही मार डाला। ली ऑसवाल्ड भागता भागता एक मूवी थिएटर जाकर छुप गया, मगर पुलिस ने जल्दी उसे ढूंढ निकाला और गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। अगले 2 दिनों तक पुलिस डिपार्टमेंट और कई इंटेलिजेंस कंपनीज ने ली ऑसवाल्ड से कई तरह की इन्वेस्टिगेशन की, मगर उनके दरमियान बात क्या हुई इसका जवाब आज तक किसी के पास मौजूद नहीं। खैर 24 नवंबर को ली ऑसवाल्ड को पुलिस डिपार्टमेंट से जब जेल मुंतकिल किया जा रहा था तो उस वक्त एक अनजान शख्स ने उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया। दोस्तों, अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के कत्ल पर कई सारे सवालात आज भी गर्दिश करते हैं। कई लोगों का मानना है कि ली ऑसवाल्ड वो शख्स नहीं था जिससे ऑफिसर ने स्कूल बुक डिपॉजिटरी के छठे फ्लोर पर देखा था, क्योंकि ली ऑसवाल्ड लोगों के हजूम में भी बार बार यही कह रहा था कि वो बेकसूर है। मगर पुलिस इस बात पर यकीन रखती थी कि ली ऑसवाल्ड ने पहले काफी होशियारी से स्कूल बुक डिपॉजिटरी में नौकरी हासिल की और फिर पूरी प्लानिंग के साथ प्रेसिडेंट को कत्ल कर दिया। ली ऑसवाल्ड के मरने के बाद कुछ लोगों का कहना था कि शायद ली ऑसवाल्ड को उन्हीं लोगों ने मारा है जिन्होंने इसे प्रेसिडेंट को मारने का मिशन सौंपा था। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि प्रेसिडेंट को मारने में इंटेलिजेंस इदारों का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि पुलिस और इंटेलिजेंस कंपनीज को इस केस में जो सबूत मिले वो सब जल्दी गायब कर दिए गए थे। यहाँ आपको एक और बात से आगाह करते चले कि जिस वक्त शूटर ने प्रेसिडेंट पर शूट किया था उस वक्त एक स्कार्फ पहनी लड़की को भी वीडियोस रिकॉर्ड करते देखा गया था, मगर हैरत तो ये है कि पुलिस उस लड़की को भी आज तक तलाश करने में कामयाब नहीं हो पाई। लाला अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को कत्ल करने में असल हाथ किसका था, आज तक एक राज बना हुआ है।